हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टू द पॉइंट। आज हम उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम जो कि 2024 में हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर का वो पोर्शन देखेंगे जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो भारतीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद पूछे गए हैं तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसा प्रतीत हो कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक हित हो, तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अब क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट पेपर जो होगा उसमें यही आएगा। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इनमें से कौन कर सकता है, तो वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यों तथा केंद्र के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य क्या होंगे, संगठन किस प्रकार का होगा और जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम करेगा, इसका निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या क्या हैं? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों में सलाह देना। यह केवल एक सलाहकारी परिषद के रूप में काम करता है। ये निर्णय नहीं देता है, केवल सलाह देता है। उन विषयों जिनमें राज्यों, केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण करना तथा विचार विमर्श करना और इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, केंद्र, राज्य और राज्यों के मध्य में। परिषद का कार्य जो है वो सलाहकारी है, क्योंकि निर्णय देने का अधिकार यदि किसी दो राज्य या केंद्र और राज्य के मध्य में कोई विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 131 के आधार पर, 131 के आधार पर यह अधिकार भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास है। इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद से पूर्व राष्ट्रपति केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार और शहरी विकास परिषद, बिक्री कर हेतु 4 क्षेत्रीय परिषदें बना चुके हैं। तो यदि इनमें से किसी का नाम आता है और यह किस अनुच्छेद के आधार पर बनी है, तो ये भी अनुच्छेद 263 के आधार पर बनी है। 1990 में जाकर राष्ट्रपति ने भारत की अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी। सरकारिया आयोग 1983 से 87 तक केंद्र राज्य संबंध हेतु बना था यह आयोग। इसने अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हेतु सशक्त सुझाव दिए थे। सरकारिया आयोग ने इस परिषद को अंतर सरकारी परिषद नाम से जानने के भी सुझाव दिए थे। अंतर्राज्यीय परिषद का संगठन किस प्रकार का होता है? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके होते हैं। केंद्रीय शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में आपको पता है विधानसभा है, तो उसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जहाँ पे विधानसभा नहीं है, उनके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री सहित स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 कैबिनेट या राज्य मंत्री। स्थायी समिति का अंतर्राज्यीय परिषद की एक स्थायी समिति भी है जिसका गठन 1996 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष हैं गृह मंत्री। 5 केंद्रीय मंत्री होते हैं स्थायी समिति में और 9 किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इसमें हो सकते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के। एक अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय भी है जिसका गठन 1991 में हुआ है। ये प्रावधान है कि एक वर्ष में कम से कम 3 बार अंतर्राज्यीय परिषद का जो है बैठक की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2006 के बाद 2016 में जाकर अंतर्राज्यीय परिषद की एक बैठक हुई थी। वर्तमान में 2024 चल रहा है और इससे पहले इसकी बैठक हुई है 2017 में। और यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये एक संवैधानिक परिषद है। संवैधानिक परिषद का मतलब होता है जिसका वर्णन, जिन परिषदों या जिन आयोगों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक परिषद है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष पद ग्रहण करते समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। ऐसा नहीं होता है, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा उसे पहले से ही लोकसभा का सदस्य होना होगा, तभी वो लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है।
राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल तक तथा उसके उपरांत भी लोकसभा की जो इसके बाद लोकसभा आएगी प्रथम बैठक तक अपने पद में बना रहता है। मतलब 18वीं लोकसभा के लिए मान लीजिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वो पूरी 18वीं लोकसभा तक अध्यक्ष पद में बने रहेंगे और जब 19वीं लोकसभा की पहली बैठक होगी तब तक वे अपने अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। यदि वह सदन के सदस्य नहीं रहा, 3 ऐसे मामले हैं जिसमें वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद से हट सकते हैं कार्यकाल पूरा करने से पहले। यदि वे सदन के सदस्य नहीं रहे किसी कारणवश, अगर वो लोकसभा के ही सदस्य नहीं है तो वो अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। यदि वह अपना इस्तीफा दे देते हैं, अपना पदत्याग दे देते हैं, लेकिन उनको कैसे देना होगा, वो उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग देंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है, तो वो देता है उपाध्यक्ष को लोकसभा के। लोकसभा के तत्कालीन सदस्य जो उस समय लोकसभा के सदस्य होंगे बहुमत पारित करके बहुमत से अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन था, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह संभव है, लेकिन जो अध्यक्ष है उसको 14 दिन पूर्व यह सूचना देनी होगी कि हम आपको पद से हटाने के लिए एक संकल्प लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा हेतु निम्न में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है? नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। तो ये है अल्मोड़ा। उत्तर है इसका अल्मोड़ा। अनुच्छेद 330 के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 332 के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। संविधान लागू जब हुआ हमारा, तो ये प्रावधान जो किया गया था केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन भारत की सरकार बार बार संविधान में संशोधन करके इसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा देती है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, तो इस प्रावधान को फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीट्स हैं, उनमें से 84 सीट्स अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो हैं वो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं पूरे देश में। राज्य जिनमें अनुसूचित जाति हेतु सीट सार्वत्रिक आरक्षित हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, 17 सीट आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल में 8 सीट आरक्षित हैं, तमिलनाडु और बिहार में 7, आंध्र प्रदेश में 6। उत्तराखंड की कुल 500 लोकसभा सीटों में से एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वो है अल्मोड़ा की। अनुसूचित जनजाति हेतु सार्वत्रिक सीट आरक्षित वाले राज्य लोकसभा में वो है मध्य प्रदेश से 6 ऐसी सीट हैं लोकसभा के लिए जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। उड़ीसा और झारखंड में 5, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 4 और उत्तराखंड में लोकसभा हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और अन्य बातें इससे संबंधित सभी इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 26 अक्टूबर 1950 को हुआ। यह एक संवैधानिक आयोग है, फिर से संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है, उसके अनुच्छेदों में है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है और जो इनकी सेवा शर्तें होंगी कि किन शर्तों में ये काम करेंगे पद में रहते हुए, वह भी राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष, जो राज्यों का भी अपने लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, पर इनको भी पद से कौन हटा सकता है? वह है राष्ट्रपति। निम्न में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद का सदस्य नहीं है? नीति आयोग की अपनी एक शासी परिषद है, उसके कुछ सदस्य होते हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? पहला सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरा दिल्ली तथा पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, तीसरा राज्यों के राज्यपाल और चौथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट। तो इसका आंसर है राज्यों के राज्यपाल। जब राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही हैं तो राज्यों के राज्यपाल उसमें नहीं हैं। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ये भी एक सलाहकारी है, सोचता है कि किस प्रकार से भारत का विकास हो, लेकिन ये जो उपाय बताता है उसको मानना ज़रूरी नहीं है। इसकी एक शासी परिषद होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री है, तो उपाध्यक्ष भी हैं इसके
जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी 2024 में। नीति आयोग का एक सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। प्रथम सीईओ थे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। पदेन सदस्य होते हैं इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 सदस्य, विश्वविद्यालय के 100 संस्थानों और संबद्ध संस्थाओं के 2 सदस्य। निम्न में से कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है? आयोग दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कौन अब अस्तित्व में नहीं है। ये शायद पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है अल्पसंख्यक आयोग, तीसरा है योजना आयोग और चौथा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो अभी हमने पढ़ा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, मतलब ये काम अब नहीं करता है। इन आयोगों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में हुआ था। ये एक सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग। मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार, जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान के में उनके बारे में लिखा गया है कि उनके क्या कर्तव्य होंगे, कैसे वो बनेगा, कौन उन्हें बनाएगा। लेकिन सांविधिक आयोग अलग है। विधिक, इस वर्ड को देखिए, इसके लिए एक बिल लाया जाता है, एक एक्ट लाया जाता है, विधि के द्वारा, संसद के में एक विधि के द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो ये है सांविधिक आयोग, जनवरी 1992 में बना। अल्पसंख्यक आयोग भी सांविधिक आयोग है, जिसका गठन भी 1992 में हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग जो है, इसने पहले 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना था, जो कि थे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। 2014 में जाकर छठे समुदाय जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया है। सूचित मतलब उसे सूची में रखा गया है कि वो भी अल्पसंख्यक आयोग है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये सांविधिक आयोग भी नहीं है, ये संवैधानिक आयोग भी नहीं था। ये एक प्रकार का कार्यपालिका आदेश टाइप का बना था और इसको विघटित कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को। इसका स्थान लिया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग भी ना सांविधिक है ना संवैधानिक है, इसको भी एक कार्यपालिका आदेश से बनाया गया है और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और ये भी एक सांविधिक आयोग है। योजना आयोग के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों अभी भी काम करते हैं। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की संख्या कितनी रही? तो अभी जो लोकसभा चल रही है वो विधानसभा चल रही है उत्तराखंड में, वो 5वीं चल रही है। तो पूछ रहे पहली में महिलाएं कितनी थी? 70 में से 8, 7, 6, 4। तो इसका आंसर है चौथा, 4 महिलाएं थी। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव 2002 में हुए थे। उस समय उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीटें थी 71। 71 में से जो थी वो एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी और बाकी 70 सीटों में चुनाव होते थे। प्रथम विधानसभा में 70 सीटों में से जो चुनाव हुए थे उनमें 37 सीटें कांग्रेस के पास थी और उसकी 19 सीटें भाजपा के पास थी और वर्तमान में 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं 5वीं लोकसभा में। विधानसभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष जो हैं थे वो यशपाल आर्या जी थे 2002 से 2007 तक। उसके अंतरिम अध्यक्ष थे विधानसभा के, वो थे प्रकाश पंत, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं श्रीमती रितु खंडूरी। यह पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। 2022 में हुए 5वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 8 महिलाएं उत्तराखंड की विधानसभा में चुनकर आई हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर है नित्यानंद स्वामी। नारायण दत्त तिवारी केवल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के इतने वर्षों के जो शासन चला है उसमें अपना कार्यकाल पूरा किया है 2002 से लेकर 2007 तक। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद में रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी, ये 114 दिन रहे हैं और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक भी दिन सदन का सामना नहीं किया है। वैसे हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी लोकसभा नहीं गए या इन्होंने एक बार, जिनका आंसर है चौधरी चरण सिंह। लेकिन उत्तराखंड में भी सेम एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सदन का सामना नहीं किया, तो वह तीरथ सिंह रावत जो केवल 114 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और उस समय सदन चल नहीं रहा था, तो सदन में जाकर करते भी क्या। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस पर विनियमन बनाने की शक्ति है? पहला है दादरा और नागर हवेली, दूसरा दमन और दीव, तीसरा गोवा, दमन और दीव और चौथा पौंडीचेरी। तो इसका आंसर है पहला, दूसरा, चौथा, कि दादरा और नगर हवेली में भी
दमन और दीव के लिए भी और पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति विनियमन बना सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की विनियम की शक्ति जो है उसको अनुच्छेद 240 देता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 240 के आधार पर शांति, प्रगति और सुशासन के लिए किन 3 आधारों पर विनियम बना सकता है? शांति, प्रगति और सुशासन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी के लिए विनियम कर सकता है। परंतु जब कोई निकाय 239A के अधीन पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा हो, मतलब पुडुचेरी में कोई विधानमंडल हो, तब राष्ट्रपति विधानमंडल की प्रथम बैठक से कोई विनियम नहीं बनाएगा। किसके लिए? पुडुचेरी के लिए। किंतु यदि विधानमंडल निलंबित हो जाता है तो वह पुडुचेरी के लिए विनियम बना सकता है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सामान्यतः, उसको पूरा नहीं किया। 8वीं, 13वीं, दूसरी, 16वीं। तो इसका आंसर है 13वीं लोकसभा। 8वीं लोकसभा 1985 से 89 तक चली थी, तब प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 तक चली थी, तो इसके प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दूसरी लोकसभा 1957 से 1962, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। और 16वीं लोकसभा 2014 से 2019, इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। अब एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, इसमें विश्व की जनसंख्या से 40% से अधिक भाग आता है। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है। विश्व व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। और प्रथम ब्रिक्स बैठक जो है वो 2009 में रूस में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है, विश्व व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है। ब्रिक्स जो है वो व्यापार करता है, 17% हिस्सा है इसमें व्यापार का विश्व का। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और इन देशों के पहले अक्षर, नाम का जो पहला अक्षर है उससे मिलके ब्रिक्स बना हुआ है। इस संगठन का गठन जून 2009 में रूस में हुआ था, तो इसकी पहली बैठक भी रूस में हो गई। इसका कार्य इसके सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य केवल 4 देश थे, जो कि थे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, जिनका नाम पहले है। सन 2010 में साउथ अफ्रीका इसका 5वां सदस्य बना। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 9 है। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स भी इसके सदस्य बन चुके हैं। जनवरी 2024 में इसके सदस्य ये बने थे। तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या हो गई 9। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून निर्माण में इन्हें लागू करे। यह देश के सुशासन में मौलिक हैं। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। यह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के लिए केवल निर्देश हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, यह राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। तो क्वेश्चन है सही नहीं है, तो इसमें से तीसरा वाला सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत वे सभी आदर्श नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां एवं कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का ये है कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है तो उनको इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिद्धांत जो कहते हैं वैसे ही कानून बनाने चाहिए। तो ऐसा कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में कह दिया है तो आप ऐसा ही कानून बनाइए। आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है वैसे ही कानून बनाएं। वो एक आदर्श स्थिति है कि उन आदर्शों को देखकर आप कानून बनाइए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में होता है, मौलिक अधिकार में होता है, नीति निर्देशक तत्वों में होता है या मौलिक कर्तव्यों में होता है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रस्तावना में होता है। क्योंकि भारत की प्रस्तावना जो है, मैंने इससे पहले प्रस्तावना में एक वीडियो बनाई है, जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान का एक प्रकार से मर्म है कि पूरे के पूरे
अनुच्छेदों में, सभी भागों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भारत के संविधान निर्माता, वो सब परिलक्षित होता है प्रस्तावना में। तो भारत के संविधान के निर्माता का मस्तिष्क हम मानेंगे प्रस्तावना को। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आया है कि साप्टा का सदस्य इनमें से कौन नहीं है। चीन, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल। देखिए, चीन जब साउथ एशिया में ही नहीं आता है तो वो दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए इसका सीधा सा आंसर है चीन। साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। ये एशिया की दक्षिण एशियाई देशों का एक समझौता है। दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है? भारत तो आता ही है। भारत के अगल बगल के सारे पड़ोसी देश जो हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं। कुल 8 देश हैं जिस पर हस्ताक्षर 1993 में हुए थे। किसमें? ये जो साप्टा है इसमें हस्ताक्षर हुए थे 1993 में। सार्क के सदस्यों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के देश इसमें शामिल हैं। एक दूसरे इसको बनाया क्यों था? एक दूसरे देश के साथ व्यापार को बढ़ाने और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए इस समझौते को किया गया था। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर ब्रिटिश नहीं भी लिखते तो चलता। विदेशी नागरिक में भी सेम, ब्रिटेन की जगह अमेरिका, आप कोई भी नागरिक ले लो, इसमें इसका आंसर सेम ही रहने वाला है। ये विदेशी नागरिक की बात कर रहे हैं। तो पहला, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। विश्वास की कौन सा इनमें से जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा, पूछ रहे हैं वो। सिंपल सी बात है। तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं होगी, ये केवल नागरिकों को प्राप्त होती है। बाकी ये जो विधि के समक्ष समानता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और धार्मिक स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसा है नहीं कि केवल अपने ही नागरिकों को वो किसी भी पंथ को मानने या उसको तरीके को अपनाने का अधिकार देगा। वो सभी, इस विषय के सभी नागरिकों को देता है कि आपका जो भी धर्म है आप उसे मानो और जिस प्रकार से मानते हो उसे मानते रहो। तो ये 3 अधिकार जो हैं वो सभी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन पहला, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक लेकर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों में से कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ नागरिकों के सहित विदेशियों को भी प्राप्त हैं। विदेशी नागरिकों को प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार निम्न हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23, बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25, धर्म की अभिवृद्धि के प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। मतलब जो धर्म से संबंधित है 25, 26, 27, 28 वो तो पूरे ही प्राप्त हैं। मुझे ये जो लगा वो ये है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को मिलने चाहिए। जैसे विधियों का समान संरक्षण, यदि एक चोरी के लिए किसी एक नागरिक को 6 महीने की सज़ा मिलती है तो विदेशी भी अगर कोई चोरी करता है तो उसे भी 6 महीने की ही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विदेशी है तो उसको 10 साल की सज़ा दे दूँ। तो ऐसे अधिकार जो भारत के संविधान में हैं, जो कि सभी मानवों को मिलने चाहिए, वो विदेशियों को भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ हैं जो प्रिफरेंशियल हैं, कुछ मतलब हम अपने ही नागरिकों को देंगे, जैसे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, या कहीं भी देश के अंदर घर बनाने की स्वतंत्रता, या कहीं भी देश के अंदर खुले घूमने की स्वतंत्रता, ये विदेशियों को नहीं दी जा सकती, तो वो विदेशियों को नहीं दी गई है। तो आगे से यदि ये क्वेश्चन आता है और इसके जो आंसर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी अधिकार जो सामान्यतः सभी लोगों को मिलने चाहिए विश्व में, वो नागरिकों को भी दिए गए हैं। लेकिन ऐसे जो किसी स्पेशल को मिलने चाहिए या जो किसी एक क्षेत्र के भीतर रहते हैं लोगों को वो मिलने चाहिए, तो वो नागरिकों को दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, ऐसा नहीं है कि वो पीसीएस के पेपर में आ गए हैं तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार कई अन्य एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद करेगी। थैंक यू सो मच।